जब भी भारत के सबसे बड़े डकैत और रिबेलियन की बात होती है तो एक नाम हमेशा सामने आता है, फूलन देवी का। एक ऐसी औरत जिसे पूरी दुनिया बैंडिट क्वीन के नाम से जानती है। हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना। उसकी कहानी सिर्फ एक डकैत बनने की नहीं है, बल्कि एक ऐसी लड़की की है जो बचपन से ही अत्याचारों का शिकार होती रही है। बाल विवाह, यौन शोषण, सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस का अत्याचार और न जाने क्या क्या। और इसी बदले की आग ने उसे एक बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार फूलन देवी वो नाम बनी जिसका डर पूरे उत्तर प्रदेश में था। एक ऐसी कहानी जो पॉलिटिक्स, पावर और इनजस्टिस से भरी हुई है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, एक ऐसी रिबेलियन की दास्तां है जो दुनिया भर में मशहूर हुई। लेकिन ये कहानी सिर्फ डकैती तक ही सीमित नहीं रही। चंबल के बीहड़ से निकलकर संसद तक का सफर उसने तय किया। संसद के कुछ नेता इसके पक्ष में बोलते थे, फूलन देवी के साथ में जो जाति हुई है उसको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा और फूलन देवी एक प्रतीक है। तो कुछ नेता इसे दोषी मानते थे। इन्होंने हजारों बहनों के सौभाग्य को उजाड़ा, जिन्होंने बंदूक पकड़ के गांव खत्म कर दिए हों आग लगा करके। तो मैं समझता हूँ फिर सियासत में किसी अच्छे व्यक्ति का रहने का समय नहीं। और फिर एक दिन उसी सांसद फूलन देवी की हत्या कर दी जाती है। कौन थी फूलन देवी और आखिरकार उसकी हत्या किसी बदले का अंजाम था या फिर कोई राजनीतिक साजिश? चलो जानते हैं इस केस को। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जलावन डिस्ट्रिक्ट के पूर्वा गांव में हुआ था। वो एक बहुत ही गरीब मल्लाह परिवार में पैदा हुई थी। बचपन से ही फूलन में एक अलग ही तेज था, मतलब वो रिबेलियस थी। वो अपने हक के लिए किसी से भी लड़ जाती थी, चाहे सामने कोई भी हो, बड़ा छोटा ताकतवर कोई भी। बस 10 साल की उम्र में उसने अपने जमीन के लिए लड़ना शुरू कर दिया। उसके चाचा ने उसके पिता की जमीन हड़प ली थी और जब फूलन ने इसका विरोध किया तो पूरा गाँव उसे दुश्मन समझने लगा था, समाज का दुश्मन। लेकिन यहीं से उसके बगावत की आग शुरू हुई जो आगे चलकर चंबल के बीहड़ तक पहुंच गई थी। फूलन की ये लड़ाई उसके घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और आखिरकार उसकी शादी करा दी गई। सिर्फ 11-12 साल की उम्र में उसे करीब 35-40 साल के आदमी के साथ शादी करा दिया गया था और इसका सिर्फ एक ही वजह था, उसके माँ बाप चाहते थे कि वो अपना घर बसाए और चुपचाप रहे, एक शांतिपूर्वक जीवन जिए और अपनी इस रिबेलियस नेचर को भूल जाए। लेकिन ये शादी फूलन के जीवन का सबसे बड़ा ट्रेजेडी बन गई थी। उसका पति पुट्टीलाल उसके साथ हर दिन शोषण करता, हर रात उसके साथ मारपीट करता, उसके साथ जबरदस्ती करता। और जब उसने इन सारे अत्याचारों से बचने की कोशिश की और वापिस अपने घर को आ गई तो घर वालों ने वापिस उसे उसी पुट्टीलाल के यहाँ भेज दिया। लेकिन फूलन किसी की सुनने वाली नहीं थी। फिर से एक दिन वो घर छोड़कर अपने माँ बाप के पास वापिस आ गई थी और वो दोबारा पुट्टीलाल के यहाँ जाने के लिए मना कर रही थी, जिद पे अड़ गई थी। तो उसके पिता ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई कि फूलन ने घर से सोना चोरी किया है एंड ऑल। पुलिस आती है एंड फूलन को उठाकर थाने ले जाती है। बचपन से अत्याचारों का सामना करती आ रही फूलन अब पुलिस के भी अत्याचारों का शिकार बन जाती है। उसे जेल में डाला गया और वहाँ भी उसके साथ किया गया। पूरे 3 दिन तक उसके साथ अत्याचार होता रहा और जब वो थाने से छुटी तो उसे वापस से उसके पति के पास भेज दिया जाता है, जहाँ जाने से उसकी रूह कांपती थी। और वहीं पे एक बार फिर से फूलन को उसी दलदल में ढकेल दिया जाता है जिसमें उसकी जान निकल रही थी। साल था 1979। फूलन एक बार फिर से अपने पति का घर छोड़कर अपने गाँव वापिस आती है, लेकिन यहाँ उसका जीवन एक नया मोड़ पर आ चुका था। उसका नाम डकैतों के गैंग से जुड़ चुका था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे चंबल के डकैतों ने किडनैप कर लिया था और उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया था सिंस शी वाज अ रिबेलियस किड। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुद वो डकैतों का गैंग ज्वाइन किया था। जो भी हो, लेकिन यहीं से उसकी कहानी एक बागी के रूप में लिखी गई। फूलन ने डकैत बाबू गुज्जर के गैंग में एंट्री ले ली थी, लेकिन बाबू गुज्जर एक अत्याचारी था। उसकी नीयत फूलन के प्रति खराब होने लगी थी। फिर एक दिन जब उसने फूलन का करने की कोशिश की, वैसे तो बाबू गुज्जर कई बार उसके साथ अत्याचार कर चुका था, लेकिन उस दिन एक और मल्लाह डकैत विक्रम मल्लाह, जो कि उस गैंग का सेकंड लीड था, वो बाबू गुज्जर को उसके साथ जबरदस्ती करते हुए देख लेता है। वैसे तो विक्रम को पूरा डिटेल्स मालूम था, लेकिन उस दिन विक्रम ने अपनी आंखों से वो सारी चीजें देख लिया और उसी दिन विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर को गोली मारकर हत्या कर दी। और फिर यहाँ से विक्रम मल्लाह और फूलन एक टीम बन जाते हैं और फिर चंबल के बीहड़
बीहड़ में उनका नाम गुनगुनाया जाने लगा। विक्रम मल्ला फूलन को ट्रेनिंग देने लगा था। वो फूलन को बंदूक चलाना, लूटपाट करना, पुलिस से कैसे बचा जाए, इन सारी चीजों का ट्रेनिंग विक्रम मल्ला फूलन को देता है। हर एक छोटे से छोटे डिटेल्स विक्रम मल्ला उसे सिखाता है। फिर विक्रम, फूलन और उसके गैंग के लोग ने कई सारे लूटपाट किए। कई सारे जगहों पर इन लोगों ने डाका भी डाला। मतलब अब तक फूलन का हाथ साफ हो चुका था। शी वॉज वेल ट्रेन्ड। और इसी बीच में फूलन देवी एक दिन पुट्टी लाल को लोकेट करती है। वो उसके गांव जाती है और पूरे गांव के सामने उसे बहुत बुरी तरीके से पीटती है। पुट्टी लाल बिल्कुल गिड़गिड़ा रहा था उसके सामने। उसके साथ काफी मारपीट करने के बाद वो उस गांव में एक चेतावनी देती है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी बच्ची के साथ गलत करेगा तो उसका यही हश्र होगा। दरअसल पुट्टी लाल ने फूलन देवी पर काफी अत्याचार किया था, उसके साथ दुष्कर्म किए थे। और जब फूलन देवी अपने मायके गई हुई थी तब उसके हस्बैंड पुट्टी लाल ने दूसरी शादी कर ली थी। और जब फूलन वापिस आई थी पुट्टी लाल के यहाँ, तब पुट्टी लाल ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से बाहर निकाल दिया था। किसी ने फूलन देवी के साथ ढंग से पेश नहीं आया था कभी भी। और धीरे धीरे फूलन देवी एक खतरनाक डकैत बन जाती है। और विक्रम मल्ला के साथ उसकी नजदीकियां तब तक और ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब वे दोनों टेक्निकली रिलेशन में आ गए थे, लेकिन अभी तक उसका असली बदला बाकी था। जिस मकसद से उसने गैंग को ज्वाइन किया था वो अभी पूरा नहीं हुआ था। 1980 में ठाकुर गैंग के दो पुराने लीडर श्री राम सिंह और लाला राम सिंह दोनों भाई जेल से बाहर आते हैं और गैंग को वापिस से ज्वाइन करते हैं। और अब तक उन दोनों को ये खबर मिल गई थी कि बाबू गुज्जर मारा गया है। किसने मारा, क्यों मारा, हर एक डिटेल्स उन दोनों भाइयों को मिल गई थी अब तक। और फिर एक दिन विक्रम मल्ला की भी हत्या कर दी जाती है ठाकुर गैंग के डाकू श्री राम और लाला राम के द्वारा। फूलन अब बिल्कुल अकेले हो गई थी उस गैंग में। उसके बाद वे दोनों फूलन देवी को किडनैप कर भेमई गांव ले आते हैं। और यहाँ पर जो उसके साथ हुआ वो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। उसके साथ 3 हफ्तों तक ठाकुर समाज के लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। वे लोग उसे मारते पीटते भी थे और हर दिन नया नया अत्याचार करते थे फूलन देवी के साथ। फूलन देवी से कुएं से पानी निकलवाया जाता था, वो भी जब वो बिना कपड़ों की होती थी। तब ये सारा काम करवाया जाता था पूरे गाँव के सामने। कैन यू इमेजिन किस मेंटल पीड़ा से फूलन गुजर रही होगी उस वक्त। और फिर जब वो किसी तरीके से वहां से भाग निकली तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सोच थी, बदला। मानो ये शब्द उसके दिमाग में घर कर लिया हो। वापस भागने के बाद फूलन देवी ने अपना एक अलग गैंग तैयार किया जिसमें ज्यादातर मल्लाह जाति के लोग थे। और फिर साल 1981 में फूलन देवी अपने नए गैंग के साथ भेमई गांव पहुंचती है, वही गांव जहां उसके साथ अत्याचार किया गया था। फूलन देवी को कुछ इनपुट्स मिली थी कि उस गांव के एक शादी में डाकू श्री राम और लाला राम दोनों भाई उपस्थित रहेंगे। वे दोनों शादी को अटेंड करने वाले थे। फूलन देवी पूरी तैयारी के साथ उस शादी में पहुंच जाती है। वो वहां पहुंचकर सबसे पहले उन दोनों भाइयों को ढूंढती है, लेकिन वे दोनों कहीं नहीं दिख रहे थे और ना ही किसी ने उन दोनों का नाम तक लिया था। फिर जहां शादी चल रही थी फूलन देवी वहां घुसकर 22 ठाकुर मर्दों को एक लाइन में खड़ा करवा दिया और सबको बारी बारी से गोली से उड़ा दिया। ये एक ऐसा मासेकर था जिससे पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति हिल गई थी। पूरे देश में इस कांड का चर्चा होने लगा था। उत्तर प्रदेश के सीएम वीपी सिंह को रिजाइन तक करना पड़ा था। अब आप इससे ही इस इंसिडेंट के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, इस इंसिडेंट के डेंसिटी को समझ सकते हैं। और इस पूरे मासेकर के बाद, इस केस के बाद मीडिया ने फूलन देवी का नाम बैंडेड क्वीन रख दिया था। भेमई कांड के बाद पुलिस हर जगह फूलन देवी की तलाश कर रही थी। करीब 2 साल तक वो बीहड़ में पुलिस से छुपती रही, भागती रही इधर उधर, और पुलिस चाह कर भी उसे नहीं पकड़ पा रही थी क्योंकि अब तक पूरे एरिया में फूलन देवी का नाम और उसका भय हो गया था। लोग उसके नाम से ही डरते थे। लेकिन फिर 1983 में इंदिरा गांधी सरकार ने फूलन देवी से बातचीत करनी शुरू की ताकि फूलन देवी खुद को सरेंडर कर दे। बहुत मशक्कत के बाद फूलन देवी बातचीत के लिए रेडी होती है। ऑफिसर राजेंद्र चतुर्वेदी फूलन देवी से मिलते हैं और वो जैसे ही फूलन से सरेंडर करने की बात बोलते हैं, फूलन देवी बिल्कुल से भड़क जाती है। वो गुस्सा जाती है चतुर्वेदी के ऊपर
तभी उसके साथी डाकू मान सिंह उसे किसी तरीके से शांत करते हैं और उसे चतुर्वेदी की पूरी बात सुनने के लिए बोलते हैं। ऑफिसर उन्हें भरोसा दिलाता है कि सरेंडर करने पर आपको जेल तो होगी बट कोई आपका एनकाउंटर नहीं करेगा। और भी कई शर्तें थी फूलन देवी की, जैसे उसे हैंडकफ नहीं किया जाएगा, वो पब्लिक प्लेस में सरेंडर करेगी और वो मध्य प्रदेश के जेल में रहेगी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो उत्तर प्रदेश चली गई तो वहां पे उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। फिर फूलन देवी ने 1983 में करीब 8 से 10,000 लोगों के सामने उसने सरेंडर किया। उसने अपनी बंदूक महात्मा गांधी और दुर्गा माता के फोटो के सामने रखी और सरेंडर कर दी। और स्टेज पे उस वक्त के एमपी के सीएम अर्जुन सिंह भी मौजूद थे। फूलन देवी के साथ डाकू मान सिंह और उनके कुछ साथी ने भी सरेंडर किया था। यह एक ऐतिहासिक पल था और इसकी कवरेज इंटरनेशनल मीडिया ने भी किया था। इसके बाद फूलन देवी को जेल भेजा जाता है और बिना किसी ट्रायल के वो करीब 11 साल तक जेल में बंद थी। एंड जब फूलन देवी जेल में थी तब वो काफी बीमार रहने लगी थी, तो इसी सिलसिले में उसका जेल हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता था। और एक दिन बिना फूलन के कंसेंट के जेल के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर उनका यूट्रस निकाल दिया था और उन लोगों का बोलना था कि वे लोग कोई दूसरा फूलन देवी नहीं देखना चाहते हैं। फूलन देवी करीब 11 साल तक जेल में रही। फिर साल 1994 में मुलायम सिंह यादव ने उसके खिलाफ जो भी चार्जेस थे उसे ड्रॉप करवा दिया गया और उसके बाद फूलन देवी ने पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली। साल 1996 में वो समाजवादी पार्टी से एमपी की चुनाव लड़ती है मिर्जापुर सीट से। एंड गेस व्हाट, वो करीब 37,000 के वोट मार्जिन से चुनाव जीतती भी है और इस तरीके से डकैत फूलन देवी अब मिर्जापुर की सांसद बन गई थी। एक डकैत से संसद तक का सफर उसने तय किया। कभी चंबल के जंगलों में रहने वाली फूलन अब साउथ दिल्ली के आलिशान बंगलों में रहने लगी थी और इसी दौरान उसने उमेद सिंह नाम के एक आदमी से शादी भी की। एक अनाथ बच्ची को भी फूलन देवी ने गोद लिया था, उसे अडॉप्ट किया था। ये हमारी जो लड़की हमने जो पाली है, जो गोद ली है, ये मुसलमान लड़की है। बहुत खुश है। और एक इंटरव्यू के दौरान जब फूलन देवी से उसके पति उमेद सिंह के बारे में पूछा जाता है तब वो भड़क सी जाती है। अच्छा, आपका अपने पति उमेद सिंह से भी कई बार झगड़ा हो जाता है, अखबारों में भी काफी छपा, पुलिस में भी आपने कंप्लेन कर ली, ऐसी रूठा राठी क्यों हो जाती है? अरे वो रहन दो, उस पर नहीं बोलना चाहती। फूलन देवी का उठना बैठना अब देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ होने लगा था। वो लालू यादव से लेकर रामविलास पासवान तक के साथ मंच साझा करती थी। कुछ नेता फूलन देवी के पक्ष में बोलते थे। फूलन देवी के साथ में जो जाति हुई है उसको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा और फूलन देवी एक प्रतीक है। तो कोई उन्हें समाज के लिए घातक मानता था। जिन्होंने हजारों बहनों के सुहाग को उजाड़ा, जिन्होंने बंदूक पकड़ के गाँव खत्म कर दिए हों आग लगा करके, तो मैं समझता हूँ फिर सियासत में किसी अच्छे व्यक्ति का रहने का समय नहीं है। तो कोई उनके ऊपर सवाल होने पर डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर देकर बच निकलते थे। अगर मैं इसकी समीक्षा करूं तो एक ही जवाब लगता है कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट, एवरी क्रिमिनल हैज अ फ्यूचर। फूलन देवी के ऊपर और भी कई आरोप थे। उनमें से सबसे बड़ा आरोप था कि फूलन देवी के ऊपर जो शेखर कपूर ने फिल्म बनाई थी बैंडिट क्वीन, उससे फूलन देवी को ऐतराज था। वो सीधा इस फिल्म को बैन करने के लिए कोर्ट चली जाती हैं और साथ में मानहानि का मुकदमा भी लगाती हैं, लेकिन बाद में वो लाखों रुपए लेकर समझौता कर लेती हैं। फूलन देवी अब पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव हो गई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और फिर साल 2001 में सांसद फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। शेर सिंह राणा नाम के व्यक्ति ने उसके सिर में गोली मार दी थी। उसका कहना था कि उसने वमई कांड का बदला लिया है, लेकिन कुछ साल बाद उसका स्टेटमेंट भी चेंज हो गया था। उसका बोलना था कि उन्हें जबरदस्ती बुलवाया गया था, उसे फूलन देवी की हत्या को कबूल करने के लिए बोला गया था। लेकिन सच ये है कि उन्होंने कोई हत्या नहीं की है, उन्होंने किसी को नहीं मारा है। लोग, ये कहानी एक अत्याचार की शिकार लड़की की थी जो अपने इंसाफ के लिए खुद डाकू बन गई थी। लेकिन क्या फूलन का फैसला ये सही था? 22 निहत्थों को मारना उचित था या फिर उसने जो किया सब कुछ सही था? आई नो इसका आंसर काफी सब्जेक्टिव है, सब लोगों का मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट फूलन देवी? कमेंट कर जरूर बताएं एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी आज की केस स्टडी।